तेज रफ्तारी से काफरिस्तानी दारुल हुकूमत के नज़दीकी शहर रामगढ़ की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर रमेश था, जबकि साइड सीट पर जोलिया और अगवी सीट पर साले मौजूद थी। रामचंद्र, क्या तुम्हें जैनी के बारे में सब कुछ बता देगा? जोलिया ने रमेश से मुखातिब होकर कहा। उससे बात हो गई है मैडम, उसे रकम चाहिए, रकम मिल जाएगी तो वो सब कुछ बता देगा, रमेश ने कहा। उसे दारुल हुकूमत ले आना था, खामखा हमें इतना तवील सफर करना पड़ेगा, जोलिया ने कहा। वो दारुल हुकूमत में आपसे मिलने के लिए तैयार न था। उसका कहना था कि इस तरह बात जैनी तक पहुंच सकती है और उसे मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोने पड़ेंगे, रमेश ने जवाब देते हुए कहा, और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। क्या जैनी उसके घर रह रही है? वो दारुल हुकूमत में कहीं नजर नहीं आई, जोलिया ने कहा। नहीं, वो वहाँ मौजूद नहीं है, वरना मुझे लाजमन मालूम हो जाता, और वो दारुल हुकूमत में भी नहीं है, वरना स्टार नेटवर्क का राजेश उसका सुराग लगा लेता। उसका सर्चिंग नेटवर्क बेहद वसी और मजबूत है, रमेश ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आखिर वो कहाँ है? जोलिया ने कहा। यही मालूम करने तो हम रामगढ़ जा रहे हैं, रामचंद्र को मालूम है कि वो कहाँ है, रमेश ने जवाब देते हुए कहा। और फिर 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो रामगढ़ पहुंच गया। रामगढ़ ज्यादा बड़ा शहर न था, अलबत्ता उसे बड़ा कस्बा कहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद कार एक अलहदा बने हुए छोटे से मकान के बंद गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। मैं मालूम करता हूं कि रामचंद्र मौजूद है या नहीं, रमेश ने कार से उतरते हुए कहा। क्या मतलब? क्या इतना लंबा सफर करने के बावजूद उससे मुलाकात नहीं होगी? जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वो घर में ही होगा या ज्यादा से ज्यादा करीबी एक शराब खाने में मुलाकात तो बहरहाल हो जाएगी, रमेश ने कहा और आगे बढ़ गया। आ जाएं, वो हमारा मुंतजिर है। चंद लम्हों बाद रमेश ने वापस आकर कहा तो जोलिया और साहले दोनों कार से नीचे उतर आईं। थोड़ी देर बाद वो दोनों रमेश के साथ एक छोटे से ड्राइंग रूम में मौजूद कदीम अंदाज के सोफों पर बैठी हुई थीं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रामचंद्र ने कहा। मेरा नाम कलसूम है और ये मेरी साथी है साहले, और हमने ग्रेटलैंड से आई हुई जैनी गार्शा से मिलना है, जो तुम्हारे साथ काफी अरसा तक नजर आती रही है। अब कहाँ है वो? जोलिया ने कहा। रमेश से उसी सिलसिले में बात हुई थी। उसने आपको कुछ नहीं बताया? रामचंद्र ने कहा। उसने बताया है कि तुम 2 लाख रुपए मुआवजा चाहते हो, जोलिया ने कहा। हाँ, उससे 1 रुपया भी कम नहीं, क्योंकि अगर किसी को ये मालूम हो गया कि मैंने आपको उसके बारे में कुछ बताया है तो मुझे गोली मार दी जाएगी, रामचंद्र ने कहा। एक सूरत में मुआवजा मिल सकता है कि तुम अपनी बात कन्फर्म कराओ, जोलिया ने कहा। कन्फर्म? वो कैसे? रामचंद्र ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बात तो तुमने खुद सोचनी है, वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम हमें फर्जी कहानी सुनाकर हमसे रुपए इंट लो, जोलिया ने कहा। ऐसी सूरत में आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने होंगे, रामचंद्र ने कहा। इस कदर लालच मत करो, लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जोलिया ने कहा। तो फिर सॉरी, आप जा सकती हैं, रामचंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, 3 लाख ले लेना, जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले आप रकम शो करें और ये रकम मेरे हवाले कर दें, रामचंद्र ने कहा। साहले, उसे रकम दे दो, जोलिया ने साहले की तरफ देखते हुए कहा। तो साहले ने अपने कांधे से लटका हुआ बैग खोला और उसमें से बड़ी मालियत के करेंसी नोटों की 3 गुड़ियां निकालकर उसने सामने मौजूद मेज पर रख दी। रमेश, इन्हें उठाकर रामचंद्र को दे दो, साहले ने रमेश से कहा। यस मैडम, रमेश ने कहा और कुर्सी से उठकर मेज की तरफ आया। उसने मेज से 3 गुड़ियां उठाईं और उन्हें रामचंद्र के सामने रखकर वो वापस मुड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रामचंद्र ने गुड़ियां उठाईं और उन्हें बाकायदा चेक किया, फिर मुतमईन होकर उसने 3 गुड़ियां अपने कोट की जेबों में डाल दी। शुक्रिया मैडम, अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैडम, जैनी कब्र से आई हुई एक औरत जिसका नाम जैंडी है के साथ आज सुबह उस पहाड़ी सुरंग में गई है, जिसका एक सिरा काफरिस्तान और दूसरा पाकेशिया में है, रामचंद्र ने कहा। तुम उनके साथ नहीं गए? जोलिया ने पूछा। पहली बार जब मैडम गई थी तो मैं उनके साथ था और मेरे साथ एक और आदमी साजन भी था जिसने सुरंग दरियाफ्त की थी, लेकिन इस बार मैडम अपनी साथी औरत जैंडी के साथ गई हैं। मैंने पूछा था कि मैं साथ चलूं, लेकिन मैडम ने इनकार कर दिया, रामचंद्र ने कहा।
साजन जिंदा वापस आया था या उसे वहीं हलाक कर दिया गया था, जोलिया ने कहा तो रामचंद्र बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात नुमायां हो गए थे। आपको कैसे पता चला इस बात का कि साजन को वहीं हलाक कर दिया गया था? रामचंद्र ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं साले और रमेश के साथ उस सुरंग से हो आई हूँ और हमने वहाँ एक लाश देखी थी। अब तुमने जो कुछ बताया है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वापसी पर साजन को गोली मार दी गई थी, लेकिन ऐसा किस लिए किया गया था? जोलिया ने तफसील से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम मैडम। जैनी ने अचानक जेब से मशीन पिस्टल निकाला और साजन को गोली मार दी। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं खामोश हो गया। वो बहरहाल मुझसे बहुत सीनियर हैं, रामचंद्र ने जवाब देते हुए कहा। अब ये जैनी और जैंडी वहां क्यों गई हैं? जोलिया ने कहा। उस सुरंग के इख्तिताम पर एक इंतहाई मजबूत दीवार है जिसकी दूसरी तरफ पाकेशिया की एक साइंसी लेबॉर्ट्री है जिसका इंचार्ज डॉक्टर आजम है। डॉक्टर आजम किसी साइंसी फार्मूले पर काम कर रहा है। जैनी उस फार्मूले और डॉक्टर आजम को यहाँ से कब्रस ले जाना चाहती हैं, जहाँ रेड वुल्फ का हेडक्वार्टर है, रामचंद्र ने कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर आजम क्यों जाएगा उसके साथ, और लेबॉर्ट्री से वो उसे अगवा नहीं कर सकती? जोलिया ने तेज लहजे में कहा। वो बेहद तेज और शातिर एजेंट है। उसने सैकड़ों मिशन ऐसे मुकम्मल किए हैं जिनके बारे में सोचकर लोग आज भी हैरान होते हैं। कोई न कोई प्लान बहरहाल उसने बना रखा होगा, रामचंद्र ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम इन बातों को कन्फर्म कराओ, जोलिया ने कहा। अभी कराता हूँ, रामचंद्र ने कहा और सामने मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी। यस, लैलावती बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, लैलावती बोल रही हूँ। रामचंद्र बोल रहा हूँ, लैलावती, रामचंद्र ने कहा। ओह, आप कैसे फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? लैलावती ने जवाब देते हुए कहा। मैडम जैनी तुम्हारे चेक नेट पर होगी। ये तो चेक करके बता दो कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है, रामचंद्र ने कहा। ओके, 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करना, लैलावती ने जवाब देते हुए कहा। ओके, रामचंद्र ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये लैलावती कौन है और उसका चेक नेट क्या है? जोलिया ने कहा। काफरिस्तानी दारुल हुकूमत में लैलावती का चेक नेट बहुत वसी तौर पर फैला हुआ है। इंसानों से लेकर सैटेलाइट चेकिंग तक इसके नेटवर्क में काम होता है। अलबत्ता मुआवजा दूसरों से ज्यादा लेती है, रामचंद्र ने कहा। जैनी को उसने क्यों चेकिंग में रखा हुआ है? जोलिया ने पूछा। ये हेडक्वार्टर का काम है, वो अपने टॉप एजेंट्स को हमेशा नजरों में रखता है, रामचंद्र ने जवाब देते हुए कहा। और फिर 10 मिनट बाद उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाकर लैलावती से राब्ता किया। पहले वो ज़रको ही पहाड़ियों के नीचे थी और फिर काफरिस्तान चेक नेट से ही बाहर चली गई। कहाँ चली गई मालूम नहीं हो सका, लैलावती ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो पाकेशिया चली गई है? रामचंद्र ने पूछा। ये मुझे नहीं मालूम, मेरा वहाँ कोई चेक नेटवर्क नहीं है। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। फिर तो जैंडी भी उसके नेटवर्क में होगी, जोलिया ने कहा। हाँ, यकीनन, रामचंद्र ने जवाब दिया। जैंडी के बारे में पूछो, वो कहाँ है? जोलिया ने कहा। तो रामचंद्र ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर लैलावती से राब्ता किया। लैलावती, कब्रस से रेड वुल्फ की दूसरी टॉप एजेंट जैंडी यहाँ आई थी। यकीनन हेडक्वार्टर ने उसके बारे में भी हदायत दी होंगी, रामचंद्र ने कहा। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? लैलावती ने जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ है इस वक्त और क्या कर रही है? रामचंद्र ने कहा। 10 मिनट बाद फ़ोन करें, लैलावती ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रामचंद्र ने रिसीवर रख दिया। ये तुम्हारा हुक्म क्यों इस तरह फ़ौरन मान लिया जाता है? जोलिया ने कहा। मैं काफरिस्तान में रेड वुल्फ का मुस्तकिल एजेंट हूँ। मेरी वजह से ही हेडक्वार्टर ने लैलावती को काम दिया है, जिससे उसे लाखों की आमदनी होती है, रामचंद्र ने बड़े फाखराना अंदाज में कहा। तुम्हारी भी तो निगरानी हो सकती है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसा ही है, इसलिए तो मैंने आपसे यहाँ रामगढ़ में मुलाकात की है।
नेटवर्क दारुल हुकूमत तक महदूद है, रामचंद्र ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। 10 मिनट बाद रामचंद्र ने एक बार फिर लैलावती से राब्ता किया। जैंडी अब से 1 घंटा पहले एयरपोर्ट से तैयारा चार्टर्ड कराकर कब्रस चली गई है, लैलावती ने जवाब देते हुए कहा। ओके, रामचंद्र ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये जैंडी क्यों इस कदर जल्दी वापस चली गई, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बारे में मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम, रामचंद्र ने ऐसे लहजे में कहा कि जोलिया को उसकी बात पर यकीन आ गया। हमें जैनी के बारे में कोई हतमी बात बताओ, ये तो कोई बात नहीं कि वो ज़रको ही गई और वहां से गायब हो गई, जोलिया ने कहा। एक ही सूरत में उसका पता चल सकता है, लेकिन आपको 1 लाख रुपए मजीद देने होंगे, रामचंद्र ने कहा। तुम मालूम तो करो, फिर मजीद 1 लाख रुपए भी ले लेना, जोलिया ने कहा। तो रामचंद्र ने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में लाउडर का बटन भी रामचंद्र ने प्रेस कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी थी। यस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। सुल्तान खान से बात कराओ, मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ, रामचंद्र ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सुल्तान खान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। सुल्तान खान, रामचंद्र बोल रहा हूँ, रामचंद्र ने कहा। कोई हुक्म, दूसरी तरफ से कहा गया। मिस जैनी को चेक कर रहे हो या नहीं, रामचंद्र ने कहा। वो तो आपके साथ काफरिस्तान चली गई थी, इसलिए चेकिंग से आउट हो गई थी। फिर अचानक वो डॉक्टर आजम के साथ नजर आ गईं, सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है इस वक्त वो, रामचंद्र ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर आजम के लिए हाई ग्रेड क्लब में एक कमरा मुस्तकिल बुक रहता है। इस वक्त जैनी और डॉक्टर आजम उस कमरे में मौजूद हैं, सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, रामचंद्र ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब दें मुझे मजीद 1 लाख रुपए, रामचंद्र ने रिसीवर रखते हुए कहा। और जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे जैसे ही उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल था। और फिर इससे पहले कि रामचंद्र अलर्ट होता, कमरा फायरिंग की तेज आवाज और रामचंद्र के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। वो फर्श पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उसे ज्यादा तड़पने की मोहलत न मिली और वो साकित हो गया। ये बेहद लालची आदमी था। ये हमारे जाते ही जैनी और दीगर मुतलका अफराद को इत्तला दे देता, जोलिया ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा। तो साले और रमेश दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। अब क्या प्रोग्राम है, साले ने कहा। हमें अब तैयारा चार्टर्ड कराकर वापस पाकेशिया जाना है, मैं जल्द अज जल्द जैनी पर हाथ डालना चाहती हूँ, जोलिया ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। यह डॉक्टर आजम जैनी के साथ कैसे हो सकता है, उसका जैनी से क्या ताल्लुक है, साले ने उसके अकब में चलते हुए कहा। ये तो पाकेशिया जाकर ही मालूम होगा, फिलहाल हमारा टारगेट जैनी है। जैंडी तो निकल गई, अब ये भी हाथ से ना निकल जाए, जोलिया ने घर के बाहर खड़ी कार में बैठते हुए कहा। ये डॉक्टर आजम उसी लेबॉर्ट्री का इंचार्ज है जो ज़रकोही पहाड़ियों के अंदर बनी हुई है, उस सुरंग के दहाने पर जो एक तरफ काफरिस्तान में है और दूसरी तरफ पाकेशिया से मिलती है, रमेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। जैनी का टारगेट डॉक्टर आजम ही था, ठीक है, हम बर वक्त जैनी की गर्दन पकड़ लेंगे, जोलिया ने कहा। तो साले ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।